प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा, वो है 15वीं सदी के उत्तरार्ध में जब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप नवीन चेतना जागृति उत्पन्न हुई और कई कारणों ने मिलकर लोगों के जो साहसी नाविक थे, भूगोलवेता थे, वो नए क्षेत्रों की, महाद्वीपों की खोज करने में जुट गए, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीप आदि की खोज की गई। कई नवीन द्वीपों, महाद्वीपों, देशों की खोज हुई और इन यूरोपीय देशों के नागरिकों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो विश्व की खोजें हुई, भौगोलिक खोजें हुई, समुद्री मार्गों की जो खोजें हुई, उसके बहुत महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए, जिसमें हम देखते हैं कि समुद्री मार्गों को खोजों ने यूरोप के जो तत्कालिक जीवन था उसके दूरगामी परिवर्तनों का सूत्रपात किया। न केवल यूरोप बल्कि संपूर्ण विश्व में एक नई हलचल पैदा हुई। नए क्षेत्रों की खोजों से यूरोप के देशों ने एक प्रकार का व्यापारिक और सांस्कृतिक आक्रमण सा कर दिया। उसके उपनिवेशीकरण एवं शोषण का एक दीर्घकालीन सिलसिला प्रारंभ हुआ। आधुनिकता के छद्म प्रसार के नाम पर एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप के अनेक देशों को श्रीविहीन कर दिया, यानी संपत्ति विहीन, आर्थिक रूप से उनको कमजोर बना दिया। दूसरी तरफ यूरोप के देशों की आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ गई, वहाँ की उपभोक्ता जीवन शैली के रंग बदल गए, वाणिज्यवाद, पूंजीवाद का बोलबाला हो गया, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हुई, जिसके अंतिम परिणति आप बाद में देखते हैं लोमहर्षक यानी भीषण युद्धों के रूप में हमें बाद में सामने दिखाई देती है। जो भी हो, इस सारी प्रक्रिया का एकमात्र सुखद परिणाम यह रहा कि विश्व ज्ञान का विस्तार हुआ, एक इकाई के रूप में संपूर्ण विश्व की पहचान कर ली गई और विश्व के देशों ने क्रमशः आधुनिक चेतना का सूत्रपात और सूर्योदय हुआ। कालांतर में उपनिवेशवाद के खिलाफ नए क्षेत्रों में प्रतिक्रियाएं हुई और उनका स्वाभिमान जागा, जहाँ मुक्त होने के लिए, स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्रता संग्रामों हुए और धीरे धीरे स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उन्होंने अपनी अपनी पहचान स्थापित की। तो सबसे जो पहला जो परिणाम निकला भौगोलिक खोजों और भौगोलिक समुद्री मार्गों की खोजों का, पहला था व्यापारिक क्रांति का सूत्रपात। एशिया, अफ्रीका, अमेरिकी महाद्वीपों की खोज करने के बाद समुद्री मार्गों ने यूरोप में व्यापारिक वाणिज्य क्रांति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। विविध नए क्षेत्रों की खोज से व्यापारिक माल की खपत एवं मांग बहुत अत्यधिक बढ़ गई थी और व्यापार के विस्तार की संभावना का एक नया आकाश खुल गया। यूरोप के देशों में अनेक बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पूर्वी देशों में मसाले, सूती वस्त्र, कपड़े, रेशम का आयात बड़े जोर शोर से किया जाने लगा। अमेरिकी महाद्वीपों में सोने चांदी का दोहन किया जाने लगा। यूरोप में इटली के व्यापारियों का पूर्वी देशों की वस्तुओं के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। अब व्यापार का केंद्र भूमध्य सागरीय क्षेत्र के स्थान पर अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में स्थापित हो गया। मध्यकाल के व्यापारिक केंद्रों फ्लोरेंस, जेनेवा, वेनिस, सिकंदरिया आदि का व्यापारिक महत्व अब कम हो गया और एंटवर्प, लिस्बन, लंदन, कॉर्टिज, सेविले, पेरिस, एम्स्टर्डम आदि व्यापार के नए केंद्र बन गए। 1869 में स्वेज नहर की स्थापना के काल तक पूर्वी और पश्चिमी देशों के मध्य व्यापार का मुख्य मार्ग दक्षिण अफ्रीका के छोर पर स्थित उत्तमाशा अंतरीप से होकर जाता था। इस व्यापारिक मार्ग की खोज वास्को डी गामा के द्वारा की गई थी।
दूसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला समुद्री मार्गों और नए भौगोलिक खोजों का, वो था धात्विक धन समृद्धि एवं वाणिज्यवाद। धात्विक धन समृद्धि और वाणिज्यवाद। नए नए भौगोलिक खोजों के कारण नाविकों और व्यापारियों ने विपुल मात्रा में बहुमूल्य जैसे धातुएं जैसे सोना चांदी का संचय किया, जिससे यूरोप की धात्विक धन समृद्धि में एकाएक बहुत वृद्धि हुई। मध्यकाल के दौरान यूरोप में सोने और चांदी की मात्रा बहुत कम रही थी। अमेरिकी महाद्वीपों की नवीन भौगोलिक खोजों, मैक्सिको, पेरू आदि में स्वर्ण और चांदी की खानों के विपुल भंडार थे। यूरोपीय देशों ने, विशेषकर स्पेन ने, इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार, सैनिक और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर यहाँ बड़ी विशाल मात्रा में सोना और चांदी इकट्ठी की और अपने देश ले गए। यूरोप के देशों में सोने और चांदी की भरपूर संपदा के आधार पर मुद्रा का अधिक निर्गमन आसान हो गया, जिसके कारण मौद्रिक अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़ावा मिला। मुद्रा के अत्यधिक प्रचलन के कारण बैंकिंग सिस्टम था, बैंकिंग व्यवस्था थी, उसको बहुत ज़्यादा विकास हुआ। पूंजी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बन गई और पूंजीवाद का विकास होने लगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण परिणाम निकला वो था यूरोप की उपभोक्ता जीवन शैली में परिवर्तन। यूरोप के जो उपभोक्ता थे उनकी जीवन शैली में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए। एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप के नवीन खोजों के कारण व्यापारिक संबंधों की शुरुआत के बाद यूरोप के उपभोक्ता जीवन में अनेक वस्तुओं का आगमन हुआ, जैसे चाय, कॉफ़ी, आलू, कोको, तंबाकू, चॉकलेट, ईख से बनने वाली शक्कर, चीनी मिट्टी, नील आदि। यूरोप की आर्थिक समृद्धि के कारण लोगों में विलासिता की वस्तुओं की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इन सब का परिणाम यह हुआ कि यूरोप वासियों की जीवन शैली में परिवर्तन आया और वे भौतिकवादी एवं और अधिक विलासी बनते चले गए। चौथा महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिणाम यह हुआ नवीन खोजों का कि उपनिवेशवाद का विकास हुआ। नए खोजे गए भौगोलिक क्षेत्रों के मिलने के व्यापारिक लाभ और वाणिज्यिक लाभ को दृष्टिगत रखते हुए यूरोपीय देशों ने अनेक आर्थिक लाभ की प्रक्रिया को अनवरत बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में अपनी सैनिक और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका, अमेरिका, एशिया के नवीन क्षेत्रों के उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इन क्षेत्रों में यूरोपियों ने अपनी बस्तियां बसा ली। अपनी सैनिक कुशलता एवं कूटनीतिक चातुर्य के आधार पर स्थानीय प्रशासन और अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद के युग का प्रारंभ हुआ। उपनिवेश स्थापित करने में भौगोलिक खोजों के अग्रगामी देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन ने पहल की। बाद में यूरोप के अन्य देशों ने भी, फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, इटली आदि ने भी विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश स्थापित करने प्रारंभ किए। पांचवा महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि साम्राज्यवादी आकांक्षाओं एवं प्रतिद्वंदिताएं उत्पन्न हो गई। यानी विभिन्न देशों में जो यूरोपीय देश थे उनमें साम्राज्यवादी आकांक्षाएं और आपस में उनमें प्रतिद्वंदिता, प्रतिस्पर्धा का जन्म हुआ। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका के खोजे गए क्षेत्रों पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा अपने अपने उपनिवेश स्थापित करने के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप साम्राज्यवादी आकांक्षाओं में एक तरह से आग लगा दी। उपनिवेशों से मिलने वाले विभिन्न लाभ को देखते हुए यूरोप के राज्यों की राष्ट्रवादी चेतना विकासमान होकर साम्राज्यवादी स्वरूप ग्रहण करने लगी। यूरोपीय राज्यों ने नवनिर्मित क्षेत्रों को अपने साम्राज्यवादी शिकंजे में जकड़ना प्रारंभ किया। स्थानीय लोगों की सहायता से वे अपने साम्राज्य का विस्तार करने की दौड़ में लग गए और आपस में इन देशों के मध्य जो प्रतिस्पर्धा ने जन्म ले लिया, प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंदिता में बदल गई और उपनिवेशों के आर्थिक शोषण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। दास व्यापार को बढ़ावा दिया। यूरोपीय राज्यों में पारस्परिक अविश्वास एवं संघर्ष की स्थिति ने भी विकट रूप पैदा कर दिया। साम्राज्यवादी आकांक्षाओं, प्रतिद्वंदिताओं
के मूल में उपनिवेशवाद था और उपनिवेशवाद के मूल में नए खोजे गए भौगोलिक क्षेत्रों की समृद्धि का आकर्षण था। छठा परिणाम ये निकला कि उपनिवेशों का आर्थिक शोषण और दास व्यापार प्रारंभ हुआ। नवीन क्षेत्रों की खोजों के परिणाम स्वरूप परिणत उपनिवेशों के आर्थिक शोषण एवं दास व्यापार के रूप में सामने आई। यूरोपीय शक्तियों द्वारा किए गए अविरल दोहन के कारण एशिया, अफ्रीका और अमेरिकी महाद्वीप के अनेक देश समृद्धि से दरिद्रता के कगार पर आकर खड़े हो गए। स्वयं भारत इसका उदाहरण है, जहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के कारण और उसकी नीतियों के कारण धन का निर्गम, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गया और सोने का चिड़िया कहा जाने वाला भारत गरीबी की चपेट में आ गया। उपनिवेशों की स्थापना के बाद दासों का व्यापार बड़े संगठित और व्यवस्थित तरीके से और वैधानिक रूप से किया जाने लगा और अमेरिकी उपनिवेशों में मजदूरों की बहुत कमी थी। अतः अफ्रीका से बड़ी मात्रा में संख्या में लोगों को दास बनाकर, गुलाम बनाकर इन कारखानों और गन्ने, तंबाकू, कपास आदि में लगा दिया गया। अफ्रीकी गुलामों के इस आयात का ईसाई धर्म प्रचारकों ने भी विरोध नहीं किया। यूरोपीय देशों की सरकारें दास व्यापार के लिए कंपनियों को लाइसेंस प्रदान किया करती थी। दक्षिण अमेरिका, वेस्ट इंडीज के स्पेनी, पुर्तगाली, ब्रिटिश उपनिवेशों में भारी संख्या में अफ्रीकी दासों को काम पर लगाया गया और इन दासों के साथ बड़ा ही क्रूर और अमानवीय व्यवहार किया जाता था। सातवां जो परिणाम निकला वो ये था, ईसाई धर्म का प्रसार हुआ। ईसाई धर्म के प्रसार भी नवीन भौगोलिक क्षेत्रों में बड़ी त्वरित गति से पहुंच गए और उन्होंने इन क्षेत्रों में तथाकथित असभ्य मूल निवासियों को ईसाईयत में दीक्षित करने का अभियान छेड़ दिया। कुछ उपनिवेशों में सैनिक शक्ति के दबाव स्थानीय निवासियों को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया गया। मध्यकाल में हुए धर्म युद्धों में विफलता के कारण ईसाई धर्माधिकारियों का जोश को ठंडा पड़ गया और विश्व को ईसाईयत का पाठ पढ़ाने का उनका स्वप्न अधूरा रह गया। पुनर्जागरण युग में भी चर्च की प्रतिष्ठा में अपेक्षाकृत कुछ कमी आई थी, लेकिन नवीन क्षेत्रों में धर्म प्रचार की संभावना ने ईसाई धर्माधिकारियों में एक नवीन जोश का संचार किया। आठवां जो परिणाम निकला वो ये था कि पश्चिमी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ। एशिया, अफ्रीका, अमेरिकी द्वीपों की खोजों के कारण यूरोप वासियों के पहुंचने के साथ ही पश्चिमी संस्कृति के विज्ञान का भी इन क्षेत्रों में धीरे धीरे प्रचार प्रसार हुआ और इन क्षेत्रों में आधुनिक चेतना के उदय का मार्ग भी प्रशस्त हुआ। यह एक ऐतिहासिक संयोग है कि पुनर्जागरण युग में यूरोप की जड़वादी मानसिकता को तोड़ने में धर्म युद्धों के माध्यम से यूरोपीय वासियों की उपलब्ध हुए पूर्वी देशों के उदारवादी विचारों के संपर्क ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इन्हीं प्रेरक विचारों के आधार पर यूरोप में आधुनिक चेतना की नींव रखी गई, जिसके 3 आधार स्तंभ थे। पहला बुद्धिवाद, दूसरा मानववाद और तीसरा था वैज्ञानिक चेतना या वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यूरोपियों ने उपनिवेशों में अनेक शिक्षण संस्थाएं स्थापित किए, यद्यपि उनके पीछे उनका प्रयोजन प्रशासन में सहयोग देने के लिए एक स्थानीय शिक्षित नौकरशाह वर्ग का निर्माण करना था। लेकिन कालांतर में इन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से उदारवादी सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हुआ और इन्हीं के आधार पर चेतनशील और एवं जागरूक बनाने में भी मदद मिली। 9वां परिणाम यह निकला कि विश्व ज्ञान का विस्तार हुआ। 15वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होकर 18वीं सदी तक चले समुद्री मार्गों के अन्वेषण खोजों के अभियान ने संपूर्ण विश्व के बारे में मानव के ज्ञान में अभूतपूर्व अभिवृद्धि की। पूरे विश्व को खोज लिया गया। महाद्वीपों, उनमें स्थित देशों, विशाल समुद्रों, खाड़ियों, द्वीपों, जल डमरू मध्यों आदि की पहचान कर ली गई। संसार के विविध क्षेत्रों के भौगोलिक ज्ञान के साथ साथ मानव के सांस्कृतिक ज्ञान में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। पश्चिमी विचारकों ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के दैदीप्यमान स्वरूप को जाना, उसे पहचाना, लेकिन उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करने में भी उन्हें हिचकिचाहट हुई।
पश्चिमी देशों ने अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ सिद्ध करने का अभियान छेड़ दिया और अनेक उपनिवेशों में उन्होंने संस्कृतिकरण अर्थात उन देशों की मूल संस्कृति को नष्ट करने की दिशा में भी प्रयास किए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आप देखते हैं कि हम बात करते हैं कि समुद्री मार्ग, विभिन्न भौगोलिक खोज, विभिन्न द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीपों की खोज के बहुत अधिक परिवर्तन परिणाम हुए, महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जो सकारात्मक भी थे और नकारात्मक भी थे। जैसे सकारात्मक परिणामों में हम देखते हैं तो नवीन खोजों, नवीन देशों में यूरोपीय ज्ञान विज्ञान चेतना का जन्म हुआ और विश्व के अनेक देशों में जो विश्व के ज्ञान है, विभिन्न देश प्रदेश, भूगोल, द्वीप, प्रायद्वीप, जल, डमरू, मध्य, उन विश्व के ज्ञान के संदर्भ में लोगों में आपस में ज्ञान की अभिवृद्धि हुई। लोगों ने एक दूसरे देश, प्रायद्वीप, देश विदेश की संस्कृति और सभ्यता को जाना, पहचाना और उनके ज्ञान में अभिवृद्धि हुई और आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक जो क्रांति हुई, उससे अनेक देशों में व्यापारिक समृद्धि भी हुई। लेकिन जो इसके जो बुरे परिणाम नकारात्मक वो हमें दिखाई देते हैं, वो उपनिवेशवाद में है, साम्राज्यवाद में दिखाई देते हैं और इन नए खोजे गए क्षेत्र, देश, प्रदेश का इनका जो आर्थिक शोषण में हमें दिखाई देता है। और जो उपनिवेशवाद है, साम्राज्यवाद है, वाणिज्यवाद है, उसके जो हमें बुरे परिणाम भी दिखाई देते हैं। इन नवीन क्षेत्रों का आर्थिक शोषण में है और इनके गरीबी की तरफ, निर्धनता की तरफ हमने दिखाई देते हैं। और उपनिवेशवाद की अंधी दौड़ में आप बाद में देखते हैं कि इसी का परिणाम हमें दिखाई देता है। विभिन्न देशों के मध्य युद्धों ने, और इन युद्धों ने आगे चलकर विश्व युद्धों के रूप में बदल जाते हैं और दास प्रथा आदि के रूप में हमें इनके विकृत परिणाम भी दिखाई देते हैं। धन्यवाद।